Hi everyone, it's Vikuni and you guys are watching on Learning for Life. Well, today we are going to start with the lecture number 3 of the chapter number 1 of biology. As we were doing, we are going to continue the chapter that is structure of chromosome, cell cycle and cell division. Right, so now as we move on with our chapter, just give me a second so that we can get back to the chapter. And here we are. So as I was saying that as the name suggests, इस चैप्टर में हमें मेन 3 चीज़ें पढ़नी है. दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सबसे पहले, जो कि हम कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स. अब जो सेल साइकिल है ये आज हम टुडे करेंगे. वैसे तो जो ये सेल डिवीजन है ये सेल साइकिल का ही पार्ट है, बट इसका भी थोड़ा सा पार्ट हम टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, सो ये चीज़ पैरेलल चलेगी. उसके बाद बात करते हैं, आज के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज सेल साइकिल. अब हमें पता है, एज आई वाज डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, कि जब अगर इतने साइज का है और इसे 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो सबसे पहले बिफोर डिवाइडिंग ये अपना साइज इंक्रीज करेगा, ताकि जब ये डिवाइड हो तो जो सेल्स नए सेल्स बने वो भी इक्वल साइज के बने और इसी के साइज के बने. राइट, लेकिन अगर आप बात करो, ये देखो, ये अब उसे उतने साइज के 2 सेल्स बन जाए. लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सेल इतना है और इसे बिना डुप्लीकेट किए, हम इसे बिना ग्रो करवाए हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो अगर मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो जो न्यू डॉटर सेल्स होंगे वो छोटे साइज़ के होंगे. फिर वो फर्दर डिवाइड होंगे तो वो और छोटे साइज़ के हो जाएंगे. फिर फर्दर डिवीजन जब हो गई तो ऐसे जो है सेल का साइज़ जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, जो कि एक्चुअली नहीं होता है. सेल का साइज़ तो कांस्टेंट ही रहेगा जैसा भी है. तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम हेयर, हमने ये बात सीखी कि सेल पहले डिवाइड करने से पहले ग्रो करता है. कैसे ग्रो करता है, क्यों ग्रो करता है? ग्रो करता है अगर वो सेल पहले, अगर मैं बात करूँ, इतना था तो वो ग्रो होके इतने साइज का हो जाएगा, ताकि जब वो डिवाइड हो तो वो अगेन इतना पार्ट बना सके. अब बात करते हैं कि ग्रो होने में मतलब वो क्या करता है. सबसे पहले क्या करता है, ग्रो होता है तो क्या अपना इंक्रीज करता है, साइटोप्लाज्म क्या है अपना इंक्रीज करता है. अब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, उसके बाद सिंथेसाइज करता है कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जैसे प्रोटीन्स, आरएनए. डुप्लीकेट करता है अपना डीएनए. डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, तो एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड बन जाती हैं. ठीक है, ताकि जब डिवीजन हो तो दोनों में इक्वल डीएनए जो है वो पास ऑन हो सके. उसके बाद की बात करें अगर हम लोग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, तो उसके बाद की बात करते हैं. उसके बाद की बात करने वक्त हम क्या बात कर रहे हैं कि डिवाइड करने से पहले, बिफोर फिजिकली स्प्लिटिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो डिवाइड करने से पहले ये सारे काम हो रहे हैं. राइट, उसके बाद सेल साइकिल की यहाँ पे क्या आ जाती है, हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है. अब डेफिनेशन को बहुत ही ध्यान से हम लोग रीड करेंगे. सेल साइकिल, सबसे पहले तो साइकिल का मतलब होता है जो चीज़ कॉन्टिन्यूअसली हो रही है विदाउट एनी ब्रेक. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद क्योंकि ये सेल की साइकिल है तो इनसाइड सेल होगी. राइट, अब बात करते हैं, इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट. सीरीज क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूअसली चले. तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस जिसमें सेल में, लीडिंग टू इट्स डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. तो मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि इसका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाता है और सब्सिक्वेंट डिवीजन. तो सेल डिवीजन भी मैंने कहा था सेल साइकिल का ही पार्ट है. तो डीएनए जैसे ही डुप्लीकेट होता है साथ में सेल की डिवीजन हो जाती है टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के सेल्स के बारे में, क्योंकि हर सेल अलग है, हर सेल का अलग फीचर है, तो हर सेल का लाइफ स्पैन भी अलग होता है. जैसे सेल्स, अगर हम बात करें आई लेंस की बात करें,
ब्रेन के सेल्स की बात करें, नर्व सेल्स की बात करें, तो ये ऐसे सेल्स है जो एक बार ही बन जाए तो बन गए, उसके बाद वो दोबारा रिप्लेस नहीं किए जा सकते। तो ये जब एम्ब्रियो स्टेज पे बन जाते हैं, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, ये जो एक बार ही बन जाते हैं एम्ब्रियो स्टेज में, तो ये अपनी पूरी लाइफ टाइम चलते हैं, ये रिप्लेस नहीं किए जा सकते। तो क्या होता है कि वंस सेल गेट्स डैमेज और डेड, तो वो रिप्लेस नहीं होता, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, राइट। सो अगर किसी पर्सन का आई लेंस खराब हो गया तो वो ब्लाइंड हो सकता है, ब्रेन और नर्व सेल्स खराब हो गया तो पैरालिसिस की कंडीशन आ सकती है। तो ऐसी कंडीशंस आती हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अपने स्किन सेल्स की, तो स्किन सेल्स जो हैं वो एवरी 2 वीक्स रिप्लेस होते हैं। हर 2 वीक्स के बाद पुराने सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं और न्यू सेल्स जो है वो बन जाते हैं। अब बात करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड। सो जो हमारे घर पे डस्ट होती है और जिसको हम झाड़ू लगाते हैं बेसिकली, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स को हम झाड़ू लगाते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होता है, हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डेड स्किन सेल्स होते हैं इन द डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब मेरे को ये वाला पॉइंट जो मैं कह रही थी कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक तो ये इस चैप्टर में पॉइंट आ रहा है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ये पॉइंट रिपीट होता है। तो ऐसे पॉइंट्स क्या है, इनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 120 डेज़ का। तो हर 120 डेज़ के बाद पुराना डेड सेल क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है, डेड हो जाता है, और नए सेल्स क्या है वो बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बोन सेल्स की, बोन सेल्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं एवरी 10 ईयर्स। फिर उसके बाद एपिथेलियल सेल्स, लाइनिंग जो गट की लाइनिंग है, हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल को हम गट कहते हैं, तो उसकी लाइनिंग जो है, उसके एपिथेलियल सेल्स जो बाहर वाली लाइनिंग, वो सिर्फ 5 दिन के लिए रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कौन से सेल्स की हम बात कर रहे हैं, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अदर गट सेल्स, एपिथेलियल को छोड़ के जो बाकी ब्लड डेड सेल्स बच जाते, गट सेल्स बच जाते हैं, उनकी लाइफ क्या है? 15 डेज। तो उसके बाद जो लीवर के सेल्स हैं हमारे, वो जनरेट होते हैं, रीजनरेट होते हैं आफ्टर 1 to 2 ईयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ, ये क्वेश्चन लिखते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, ये क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देती हूँ। दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर योर सब्जेक्टिव एग्जाम्स, ठीक है। सो एक सेकेंड, यू कैन रीडू द स्लाइड एंड यस, इसमें we will choose this slide, yeah. So how is a person able to donate some part, just give me a second, part of some part of the liver? Okay, so the question was how is a person able to हमारा donate some part of the liver? तो इसका आंसर वो वाला लास्ट पॉइंट है नेक्स्ट स्लाइड का, लास्ट पॉइंट ऑफ प्रीवियस स्लाइड, कि उनकी लाइफ जो है 2 ईयर्स की होती है, रीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। सो आई वॉन्ट प्रॉपर रिटन आंसर, प्रॉपर सेंटेंसेस में इन द कमेंट्स। सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन in the comment section. Okay, now we are going to move on and study more about the cell cycle. अब सेल साइकिल जो है वो हमने बात करी है कि वो कंसिस्ट करता है 2 फेजेस की। एक फेज़ होता है नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है, जिसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही है, इसे हम कहते हैं इंटरफेज। अब इससे पहले अर्लियर नेम, अगर इसका पुराना नेम देखा जाए तो इसको कहते थे रेस्टिंग फेज,
ठीक है। लेकिन बाद में हमें रिसर्च से समझ आया कि ये रेस्टिंग फेज नहीं है, इसी फेज में सबसे ज़्यादा सेल जो है काम कर रहा है। सो अ लॉट ऑफ वर्क इज डन हियर। सो द नेम वॉज डिक्लेयर्ड रॉन्ग। सो रेस्टिंग फेज जो नेम है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग फॉर हमारा इंटरफेस। इसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कह सकते हैं। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि नॉन डिवाइडिंग फेज इसलिए क्योंकि सेल इस वक्त बाकी सारा काम कर रहा है पर डिवाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकेंड फेज जो आता है दैट इज़ डिवाइडिंग फेज, जिसमें एक्चुअल डिवीजन जो है वो होती है। या इसका दूसरा नाम क्या है, एम फेज। और यहाँ पे एम की फुल फॉर्म है माइटोसिस। तो इसे सिंपली हम क्या कह सकते हैं, माइटोसिस। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की आप, तो यहाँ पे यस लेट्स गेट टू द पॉइंट। जो हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, इस टेबल को हम करने वाले हैं समराइज इस पूरी स्लाइड को। ये जो ऊपर हमने स्लाइड पढ़ी है ना, इसे हम करेंगे समराइज बेसिकली। सो लेट्स समराइज द स्लाइड। हमने जो ऊपर पढ़ी है एक सेकेंड पहले, जस्ट गिव मी 1 more second फॉर इट। सो वी आर सीइंग हियर अ स्लाइड जहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है। हम इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं एंड विद दिस वी विल अंडरस्टैंड कि सेल साइकिल में कौन से फेजेस कैसे कैसे हो रहे हैं, राइट। सो आई एम गोना टेक वन ब्यूटीफुल कलर दैट इज़ रेड। ऑब्वियसली हम पे येलो के ऊपर रेड काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड वी आर गोइंग टू गिव द हेडिंग सेल साइकिल टू द टॉपिक, ठीक है। अब इसे सेल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, जैसे कि हमने बात की अभी पिछले साइड में, दैट इज इंटरफेज और सेकंड है हमारा एम फेज। कौन सा फेज है हमारा, सेकंड इज एम फेज, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एम फेज। नाउ यू विल बी नोइंग कि इंटरफेज में फर्दर 3 स्टेजेस आते हैं, तो इसकी थिकनेस विल लिटिल बिट डिक्रीज। तो पहली स्टेज है दैट इज जी नॉट फेज, सॉरी नॉट जी नॉट फेज नहीं, पहले आएगा आपका G1 फेज। सबसे पहले आएगा G1 फेज, उसके बाद आता है हमारा सिंथेसिस फेज और फिर आता है हमारा G2 फेज, ठीक है। अब जी नॉट फेज जो मैंने बोला था, तो यहाँ पे G1 फेज के बाद जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होती है टू लीव। तो यहाँ पे वो सिर्फ आते हैं अपना साइज इंक्रीज करने के लिए और लीव कर जाते हैं आफ्टर G1 फेज, ठीक है। उसके बाद अगर एम फेज की बात करें तो एम फेज में फर्दर डिवीजन है। एम फेज को पहले डिवाइड किया गया है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में। अब यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे और उसके बाद साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसके फर्दर मोर 4 टाइप्स फेजेस होते हैं। सबसे पहला है हमारा, इफ वी टॉक अबाउट प्रोफेज, सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज एंड देन आता है हमारा एनाफेज, देन कम्स टीलोफेज। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक भी मिलेगी, वो हम फर्दर मोर जब हम कैरियोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे तो आई विल बी डिस्कसिंग द ट्रिक एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास अंडरस्टैंड करने वाले हैं हम नेक्स्ट मेजर टॉपिक सेल डिवीजन का पार्ट जो है दैट इज़ हमारा इंटरफेस। तो अगर हम इंटरफेस की बात करें, इंटरफेस को हमने कौन सा नाम दिया था, नॉन डिवाइडिंग फेस, ठीक है। और हमने बात की थी कि रेस्टिंग फेज जो इसको नाम दिया गया है, यहाँ पे एक सेकेंड, यस, इस
को जो अर्लियर नेम था इसका, दैट वाज रेस्टिंग फेज, वो क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। ये नाम जो है इसका, ये बिल्कुल गलत नाम है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले तो ये वाली आपको डायग्राम दिख रही होगी जो यहाँ पे लगी है। तो इंटरफेस को एग्जैक्टली डिस्कस करने से पहले ये वाली डायग्राम देखते हैं। ये वाली डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर करूँगी और मैंने इसको बड़ा कर लिया है बेसिकली। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये पूरा जो है सेल साइकिल दिखाया गया है, और इसके अंदर लेट्स चूज ब्लैक कलर और थिकनेस भी इसकी इंक्रीज कर लेते हैं। यस, इसके अंदर जो ये इतना पार्ट है, सबसे पहले हमने कलर ब्लैक चूज किया था। यस, ये जो इतना पार्ट है जो ब्लैक से मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज ऑल इंटरफेस। हमने सेल साइकिल के दो पार्ट्स पढ़े, माइटोसिस एंड इंटरफेस। इंटरफेस में हमारे पास क्या है, G1 फेज, S फेज एंड देन G2 फेज। यहाँ पे एक और फेज होता है जैसे G0 फेज, जहाँ पे लीव करने की सेल के पास ऑप्शन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था माइटोसिस। माइटोसिस जो थी वो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड थी। ये पूरा माइटोसिस आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइटोसिस फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड थी, एक ये सारा पोर्शन जो एक साथ है और एक ये पोर्शन। इस पोर्शन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, काइनेसिस, और इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम पूरा अभी आगे वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। राइट, इसको हम कर देते हैं बैक टू नॉर्मल साइज पे एंड वी आर रेडी टू गो। तो इसको इसकी पोजीशन पे वापस ले जाते हैं। ओके, सो हेयर वी आर। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट मैं लिख के लाई हूँ उसको फटाफट से हम रीड आउट करेंगे टू अंडरस्टैंड मोर डेप्थ में कि क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, अब लिखा है जो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मदर सेल। तो जो एक मदर सेल से आफ्टर डिवीजन 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, उनका जो है वो साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, पर आर स्मॉल विद अ फुल साइज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज पूरा एग्जैक्ट सेम उतना ही होता है, बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का साइज कम होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म उसमें कम होगा, उसमें जो उसका पूरा साइज है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस का साइज जो है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, सो उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इसी को समझाने के लिए आई एम हेयर विद अनदर डायग्राम सबके लिए। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ला रही हूँ, दैट इज़ दिस वन। तो ये डायग्राम मैंने कल ड्रॉ की थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम वेरी क्लियरली कि अगर मैं बात करूँ कि ये जो है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस, ये जो है हमारा मदर सेल है, और ये जो हमारे नीचे 2 सेल्स बने हैं दैट इज़ हमारे डॉटर सेल्स। तो क्या डिफरेंस है मदर सेल और डॉटर सेल में? सबसे पहले तो जो साइटोप्लाज्म है वो कंपैरेटिवली लेस है। उसके बाद दूसरी बात करें तो जो हमारा सेम चेंज बट टॉपिक वही रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब हमारा सेल जब ऐसे डिवाइड हो रहा है तो हमें एक्चुअली इस डायग्राम से ही बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है कि इस सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वाइल डिवीजन। तो अगर तो ये देखें, ये ग्रे पार्ट जो है दैट इज़ आर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे साइटोप्लाज्म बना लेती हूँ। तो जैसे यहाँ पे भी ग्रे पार्ट साइटोप्लाज्म रहेगा हमारा, है ना। तो तुम लोग देख सकते हो बहुत क्लियरली कि जो डॉटर सेल्स में साइटोप्लाज्म है और मदर सेल में साइटोप्लाज्म है उसमें काफ़ी हद तक बहुत सारा फ़र्क है, क्योंकि डॉटर सेल का साइटोप्लाज्म क्या है, लेस है। उसके बाद सेकेंड चीज़, जो ओवरऑल साइज़ है वो स्मॉल है डॉटर सेल का। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस साइज़ जो है वो सेम है। न्यूक्लियस के साइज़ में कोई चेंज नहीं आया है। राइट,
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ G1 फेज। तो हमने पढ़ा था इंटरफेज में हमारे पास सबसे पहला फेज कौन सा आएगा, दैट इज़ यहाँ पे हमने पढ़ा था G1 फेज। तो G1 फेज को डिटेल में बात करते हैं। अब बात करेंगे हम G1 फेज के बारे में, ठीक है। तो G1 फेज में क्या क्या हो रहा है, G1 फेज में सबसे पहला क्या हो रहा है, RNA और प्रोटीन्स, यहाँ पे ये R है, ठीक है, सिंथेसाइज, RNA और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जा रहा है। वॉल्यूम साइटोप्लाज्म की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या कर जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यू कैन से दैट ऐसी दो कौन सी सेल ऑर्गेनाइज हैं जो G1 फेज में ही डिवाइड हो जाती है, तो अपने दो पार्ट्स कर लेती है, तो दे डोंट नीड एनी अदर प्रोसेस, वो अपने आप ही कुछ कर सकती हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड हमारा क्लोरोप्लास्ट। और दोनों जो ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल्स में है, साथ ही साथ प्लांट्स में भी है, दोनों में रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट सेल्स में। तो इन ऑर्गेनेल्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि ये खुद ही डिवाइड कर जा रही हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे दैट दे आर सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है, दे आर सेमी ऑटोनॉमस। एंड सबसे पहले तो ये फर्दर ऊपर वाले पॉइंट को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि ईजी हो जाए समझना, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई हैं, तो आई डोंट वांट टू रिपीट एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पेन से मैं लिख देती हूँ ये वाला पॉइंट नीचे, दैट दीज आर सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, ठीक है, ऑर्गेनाइज, और इसमें क्या है, हैव देयर ओन DNA। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं इसको मार्क करूँगी। उसके बाद अब द सेल्स कैन विदड्रॉ द सेल इन लेट G1 फेज, जिसे हम G0 फेज भी कहते हैं। तो जो सेल्स जिन्हें डिवाइड नहीं करना, दे वर जस्ट देयर फॉर ग्रोथ, अपना साइज इंक्रीज करवाने के लिए, तो वो लेट G1 फेज से क्या कर जाते हैं, एग्जिट ले जाते हैं साइकिल से। तो एग्जिट ले जाएंगे, और ये लेट G1 फेज को क्या कहते हैं हम लोग, G0 फेज, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। नेक्स्ट फेज है सिंथेसिस फेज। कौन सा से फेज, सिंथेसिस फेज। यहाँ पे क्या, वो किसके बारे में बात करेंगे, DNA है वो जो मोर सिंथेसाइज हो रहा है। अब एक पॉइंट आता है कि DNA कैसे सिंथेसाइज होता है, मोर DNA डुप्लीकेशन कैसे होती है, वो पॉइंट वैसे इतना डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आई वांट कि मैं इसको क्लियर कर दूँ। लेट मी जस्ट चेक कि आगे तो कहीं पे नहीं दिया हुआ ना ये पॉइंट मेरी, ओके। सो ये मैंने आगे कहीं पॉइंट कवर नहीं किया स्लाइड्स में, तो ये पॉइंट्स काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं बात करने वाली हूँ। तो सिंथेसाइज मोर DNA कैसे सिंथेसाइज होता है, इसके लिए एक अच्छा सा कलर लेंगे, लाइक ब्लैक डार्क कलर थोड़ा सा। अब सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हमारा एक्चुअल DNA कैसे दिख रहा है। यहाँ पे हम मानेंगे कि हमारा DNA है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हमने कहा था। तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अब मैंने आपको कहा था कि दोनों स्ट्रैंड्स क्या हैं, पैरेलल है। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स को हम क्या मान लेंगे, पैरेलल। मानना क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड्स एक्चुअल में भी पैरेलल ही है, बस ट्विस्टेड है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि वो एक दूसरे से क्रॉस करे, बट दे नेवर क्रॉस, है ना। अब हमें क्या पता था कि यहाँ पे कुछ हमने पढ़ा है कि ये न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो यहाँ पे हमारी शुगर होगी, ठीक है, शुगर को ऐसे बना लिया, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस होगा। वैसे ही इसमें भी यहाँ पे उल्टी शुगर होगी, यहाँ पे फॉस्फेट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस, और इनके अंदर क्या होंगे हमारे पास। तो मैं सारा तो नहीं बनाऊंगी, बट मैं यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजिनस बेसिस बनाऊंगी, ठीक है, और उनके अंदर बॉन्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये सिंपल समझ के लिए है, इतना वैसे ये डिटेल में नहीं आएगा। तो हम इन बॉन्ड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, अब आपको ये तो समझ आ गया ना कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये जो लाइंस अब मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर बनाने वाली हूँ, दैट विल बी बॉन्ड्स इन नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक और लाइन बनाई,
तो यहाँ पे ये रहे बॉन्ड्स हमारे, ठीक है। तो ये हमारे नाइट्रोजनस बेस। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए का 2 थ्रेड है वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, सेपरेट होंगे। तो एक फटाफट से हम लेते हैं न्यू स्लाइड जिस पे हम ये दोनों सेपरेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कर दिया है अब सेपरेट, दूर दूर हो गए। तो बीच में से क्योंकि हमने तोड़ा है तो एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे रह गया, बॉन्ड्स उनके टूट गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना। अब क्या आएगा, एक न्यू थ्रेड की फॉर्मेशन होगी इस फेज में, और वो न्यू थ्रेड इससे बॉन्ड कर लेगा जाकर, ठीक है। यहाँ पे भी एक न्यू थ्रेड आएगा और उसके नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करेंगे तो थ्रेड बनेगा, और उनके नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, ज्वाइन करेंगे। अब पहले हमारे पास हमारा जो वी कॉल इट डीएनए था वो ऐसा था। अब डुप्लीकेशन के बाद हमारा डीएनए क्या बन जाता है, डुप्लीकेशन के बाद हमारा जो डीएनए है वो कुछ वी कैन से ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। हर एक डीएनए में एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो ऐड हो जाएगी। अब दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप काफ़ी लोग कि ये करना है क्या नहीं करना है। दिस इज एग्जैक्टली नॉट इन सिलेबस, बट क्वेश्चन छोटा मोटा पूछा जा सकता है, और फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट हमने लिया था इसे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड ग्रोथ फेज। हमने पढ़ा था इंटरफेज, सिंथेसिस फेज, और सिंथेसिस फेज के बाद सेकेंड ग्रोथ फेज। अब सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, सेकेंड ग्रोथ फेज में अब आरएनए और प्रोटीन्स जो और नेसेसरी है सेल डिवीजन के लिए वो और सिंथेसाइज होता है। तो मोर आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। अब इसे पूरे को समराइज करें अगर हम एक स्लाइड में फटाफट से, कि हमारे जो इफ़ वी टॉक अबाउट कि जो इंटरफेज है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कौन से फेज में। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये चीज़ आप खुद बनाएंगे मेरे साथ। ऊपर हेडिंग डालोगे इंटरफेस, सबसे पहला लिखेंगे यहाँ पे G1 फेज, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ 1 फेज। तो ग्रोथ 1 फेज में क्या क्या हो रहा है, यू हैव टू राइट विद मी। सबसे पहले सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आरएनए एंड प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, और लास्टली क्या हो रहा है, हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वाली ऑर्गेनेलीज हैं वो अपने आप को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम G2 फेज के ऊपर, फटाफट से लिखेंगे यहाँ पे। सो G2 से पहले हम आएंगे सिंथेसिस फेज के ऊपर, ठीक है, सिंथेसिस फेज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ, यहाँ पे हमारे सेल्स में डीएनए डुप्लीकेशन या सिंथेसिस कहते हैं जिसे हम, वो होती है डीएनए सिंथेसिस होती है। फिर उसके बाद लास्टली आ जाएगा हमारे पास हमारा G2 फेज, और G2 फेज में क्या होगा हमारा, जो हमने लास्ट पेज पे लाइन लिखी थी, मोर आरएनए एंड प्रोटीन्स आर synthesized. Okay, now let's move on to, हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हमारा मेटाफेज। अब जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये आएगी यहाँ पे, यस। अब हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो गया। अब इंटरफेस से बात करेंगे हम एम फेज में, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। अब जैसे ही हमने पहले भी बात की थी कि जो एम फेज है हमारा, दैट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट्स, दैट इज एक तो है हमारे पास यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम कहते हैं, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। अब साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, या हम कह सकते हैं ओवरऑल सेल, तो इसमें सेल की एक्चुअल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। तो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों डिटेल में, एंड डिफरेंसेस करेंगे एनिमल सेल प्लांट सेल्स के बारे में। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू कंप्लीट हमारा सेल डिवीजन वाला पॉइंट यहाँ पे, माइटोसिस वाला पॉइंट, फिर हमारा एक रह जाएगा मियोसिस वाला पॉइंट, एंड थोड़ा सा मियोसिस से रिलेटेड टर्म्स वगैरह। एंड आज की वीडियो में बिकॉज टॉपिक काफ़ी लंबा है, जिसमें हम 10-15 मिनट और जाएंगे आराम से, तो क्विज क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने नहीं हो पाएंगे। वी विल बी डूइंग अ प्रॉपर क्विज इन नेक्स्ट क्लास, जिसमें आई विल बी हैविंग लाइक कम से कम 20 to 30 क्वेश्चंस, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं बना के लाऊंगी एंड यू कैन आंसर दैट, ठीक है। सो लेट मी नो इफ यू वांट दैट सेशन लाइव, सो दैट आप लाइव चैट में भी आंसर कर सकें। सो व्हाटएवर यू विल से वी विल बी डूइंग, ठीक है। So now we are going to start with कैरियोकाइनेसिस। जैसे बात की साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दोनों को डिटेल में पढ़ना है। Now if we talk about this, ठीक है, तो क्या कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस का मतलब मैंने बोला न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की डिवीजन के से मेरा मतलब क्या था बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो कैरियोकाइनेसिस is divided into 4 stages: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो यहाँ पे पी मैट करके हम एक टर्म याद करते हैं, तो यू कैन से पी मिल एन टी, काफ़ी सारी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म्स चलती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी शॉर्ट फॉर्म्स हो सकती हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन से पी मैट, जैसे मैंने पी मैट करके याद रखा था। उसके बाद यू कैन से पी ओ मिल्क एंड टी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पी मत करके भी याद रखते हैं कि लोग, सो यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक नंबर 3 ऑफ द चैप्टर, अभी तक 3 ट्रिक्स दिए हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ इतना ईजी है कि ट्रिक्स देने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है मुझे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्रोफेज की, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो वही है। तो प्रोफेज में ना सबसे पहले बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट, सबसे पहले एक डायग्राम को एनलार्ज करके देखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायग्राम को मैंने एनलार्ज कर लिया है, अब इसे क्लियरली देखो कि क्या हो रहा है डायग्राम में। डायग्राम में ये सब कुछ हो रहा है कि यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट इट, तो डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और डायग्राम से ही सब कुछ समझ लेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो डिसअपियर होना शुरू हो गया, तभी डॉटेड दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ठीक है। तो इसे करते हैं हम लोग इन अ बॉक्स, तो ये भी डॉटेड ही रखेंगे बॉक्स को भी, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि न्यूक्लियर इन्वेल्प क्या हो रहा था, डिसअपेयर हो रहा था। उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियर ओलस है वो भी डिसअपेयर हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं डिलीट ही कर देती हूँ ऐसे, ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस वन, या अब आते हैं। सो आई एम गोना use my pens obviously, convert to ships, yes, great। so क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप है, डिसअपेयरिंग है हमारे स्ट्रक्चर में, तो ये क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर्स। न्यूक्लियर इन्वेलप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो क्या कहेंगे इसको, मेम्ब्रेन। उसके बाद बीच में जो हमारे को ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है, ये भी डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद लास्ट में मेम्ब्रेन तो चलो रहेगा ऑब्वियसली।
ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, तो जो ये क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, तो क्रोमैटिन चेंजेस टू क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद ये जो हैं ये सेंट्रियोल्स, और ये पार्ट होते हैं हमारे, एक हमारे पास यू कैन से आती है एक हमारी सेल ऑर्गेनाली जिसका नाम होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रोजोम का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स पे जाना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से हमारे पास स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स के साथ साथ क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। उसके बाद ये उन्होंने हमारे क्रोमोसोम को यू कैन से किया हुआ है लेबल, ये इसका सेंट्रोमेयर है, क्योंकि ये आगे जाके ये सेंट्रोमेयर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्लाइड को हम करेंगे डुप्लीकेट। नाउ इस स्लाइड में ये विल बी, इसका साइज डिक्रीज कर देंगे और ऐसे सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल द एनोटेशंस एंड वी विल डिलीट इट, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। सो या अब हम प्रोफेज के बारे में एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टडी अबाउट प्रोफेज। तो प्रोफेज के बारे में क्या लिखा है, लेट्स रीड अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इट सेज हमारा सबसे पहले प्रोफेज, हेडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हेडिंग नहीं होगी आपको समझ नहीं आएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेज हेयर। अब प्रोफेज है तो प्रोफेज में सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, पहली लाइन लिखी है कि सेंट्रियोल्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ स्टार्ट कर जाते हैं मूविंग और रीच कर जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। कहाँ पे रीच कर जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे रीच कर जाते हैं। सो सेंट्रियोल्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमारा किसके बारे में है, सेंट्रियोल्स के बारे में। सेकंड पॉइंट है क्रोमोसोम्स जो है वो बन जाते हैं डिस्टिंक्ट। क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो बन जाते हैं हमारे डिस्टिंक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमैटिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम में, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो डबल होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल्स का। तो वो पहले डबल होगा, ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद वो ऑपोजिट पोल्स में बनेंगे, देन स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग क्रोमैटिक स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, गायब हो जाते हैं। देन क्रोमोसोम्स हमें कहा गया कि ऑलरेडी डुप्लीकेटेड थे, तो पेयर्ड क्रोमैटिड्स की फॉर्म में हमें मिलेंगे। और क्योंकि वो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा था, तो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर पोजीशन में ज्वाइन होंगे, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एक दिया हुआ है हमारे पास प्रोफेज, हेडिंग दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक हम सेल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं नो फिगर देती हूँ, यस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए, यस। तो ये जो सबसे पहला मैंने आउटर लेयर बनाई है दैट इज़ हमारी, लेट्स गो विद ब्लैक ओनली, ये हमारी सेल, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट, यस। नाउ इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले ये सबसे आउटर लेयर जो है, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है, इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है। इसलिए इसे हमने कैसा बनाया है, डैशेस के फॉर्म में बनाया, ब्रेकिंग बनाया है, ठीक है। तो इसे न्यूक्लियस है ये हमारे पास, इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं न्यूक्लियस को हमारे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी सी चीज़ें हमने ऐड करनी है अभी। ओके, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम होता है सेंट्रोजोम, ठीक है। इसके अंदर एक कुछ ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है, और ये जो सेंट्रोजोम है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये भी डिसअपेयरिंग है, तो ये भी डिसअपेयरिंग नहीं है। तो इसको मैं नॉर्मल सर्कल से ही बना देती हूँ ताकि तुम्हें डिसअपेयरिंग ना लगे ये पॉइंट, कि ऐसा ना लगे कि ये डिसअपेयर हो रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, सो डैशेस की जगह इसको पूरी लाइन कर देंगे और इसके आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा है, और इसके अंदर सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं जो ऐसी शेप के होते हैं, दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इसे हम करेंगे फटाफट से डुप्लीकेट। क्या करेंगे, ऐसे नहीं, समथिंग लाइक, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एवरीवन। तो ओके, let's select object. So we are going to select some part of the diagram, जिससे हम इसको डुप्लीकेट करने वाले हैं। We are going to click Ctrl C and now we are going to click Ctrl V. तो अब हमें क्या दिखने वाला है कि जैसे सेल ने डुप्लीकेशन करी है, वैसे ही हमारी डायग्राम ने भी डुप्लीकेशन कर ली है। ओके, सो या सेल के अंदर भी डुप्लीकेशन होती है, इसके अंदर भी डुप्लीकेशन होती है, लेकिन सेल की डुप्लीकेशन क्या करेगी कि ये अब जब डुप्लीकेट हो गए हैं, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, समथिंग लाइक दिस इट शुड बी सिलेक्टेड। यहाँ इसको ऐसा ही ले जाते हैं, इतना नहीं करते कॉम्प्लिकेट इसको। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे मूव करना। अब ऑपोजिट पोल्स कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने ही इन्होंने रहना हो, ठीक। मतलब बिल्कुल ये वाले ऑपोजिट पोल्स हैं, ये वाले ऑपोजिट पोल्स कैसे भी हो सकते हैं, तो यू कैन मेक देम गो। अब सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए, वहाँ पे ऑपोजिट पोल्स में पहुँच गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखना शुरू हो गया है। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ सम क्रोमोसोम्स भी हेयर, ठीक है। ऐसे करके कुछ क्रोमोसोम्स ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक था हमारे पास न्यूक्लियोलस, तो ये भी डिसअपेयर हो जाएगा। ये क्रोमोसोम का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, जो ऐसे ऐसे करके स्पिंडल फाइबर्स निकालेगी और ये इधर को जाएंगे। तो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इस फेज़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मेटाफेज की। अब जल्दी जल्दी काम जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि प्रोफेज सबसे लंबा फेज होता है, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। अब मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो है वो लाइन अप करता है वन प्लेन में इक्वेटर पे, सारे एक ही लाइन में, एक ही लाइन में हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन में ये स्ट्रेटली हो जाते हैं, वी कैन से अरेंज। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर क्लिकिंग द पिक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स फॉर कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप बनाने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो ये आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। सो ईच क्रोमोसोम गेट्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर के ऊपर स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से आ जाती हैं और अटैच कर जाती हैं। अब इस डायग्राम को हम फटाफट से जूम इन करके देखेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा साइड कर रही हूँ फॉर द टाइम बिंग।
अब ये देखो, ये मेटाफेज एक प्लेट है जहाँ पे सारे इक्वेटोरियल रीजन है, जहाँ पे सारे हमारे विषय कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम हो गए हैं सेट। फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स जो है यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पे सेंट्रोमेयर के पार्ट पे ज्वाइन हो गई हैं। फिर उसके बाद सेंट्रियोल्स, ये आपको पता है, सेंट्रोमेयर सेंटर पार्ट है, साइटोप्लाज्म तो आपको पता ही है। और यहाँ पे आप देखो कि न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं शो किया गया है और ये क्रोमोसोम है। दिस इज द सिंपल डायग्राम जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर द मेटाफेज, ठीक है। फिर उसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, जैसे एज द नेम सजेस्ट आना, तो जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कर जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट, और स्पिंडल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा हमारे पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हाँ, तो स्पिंडल फाइबर्स क्योंकि कंट्रैक्ट कर जाएंगी, तो स्पिंडल फाइबर्स के कंट्रैक्ट होने से होगा ये कि जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जब अलग हो जाएंगे तो पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट एना मीन्स आना, तो यहाँ पे आना फॉर ट्रिक, ये हमारी ट्रिक है कि हमने एनाफेज को कैसे याद रखना है, आना से याद रखना है, कैसे, आना, इसमें जो है वो पोल्स की तरफ आ रहे हैं। तो ये दिस इज द ट्रिक नंबर 4 ऑफ द चैप्टर, ठीक है, एनाफेज। अब इसमें क्या है, सेंट्रोमेयर जो अटैच हो गए थे स्पिंडल फाइबर्स पे लास्ट फेज में, हमारे कौन से फेज में अटैच हुए थे स्पिंडल फाइबर्स पे, ये अटैच हुए थे एट द सेंट्रोमेयर एट मेटाफेज। अब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एक अदर से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और ड्रॉन अपार्ट हो जाती है ऑपोजिट पोल्स पे, जब पुल होती है, कैसे, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स मीन स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है इन द मिडल एट द एनिमल सेल। तो ये फरो फॉर्मेशन कब होती है, ये होती है लेट एना फेज में, ठीक है। तो यहाँ से ना फरो सा बनना शुरू होता है, क्लीवेज फरो एक स्टार्ट हो जाती है बननी, ठीक है, एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल में फरो फॉर्मेशन नहीं होती है। उसके बाद टीलोफेज के बारे में बात करते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो जो हुआ था उसका ऑपोजिट जो है, क्रोमोसोम्स अपने ऑपोजिट पोल्स पे प्रॉपरली पहुंच जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स उधर फॉर्म हुई थी, इधर क्या हो जाएंगी, डिसअपेयर्स हो जाएंगी। वहाँ पे क्रोमैटिन इन फाइबर्स क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हुए थे, यहाँ पे क्रोमैटिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स में, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, ठीक है। तो जो क्रोमैटिन है अब इस वक्त क्रोमैटिन में कन्वर्ट होंगे। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे डिसअपेयर हुई थी, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो क्लीवेज फरो बनी थी वो डीपन हो जाएगी और एनिमल सेल में, और जो न्यूक्लियाई है वो भी रीअपियर हो जाएगा। अब फटाफट से क्या करेंगे, इस वाली डायग्राम को भी एनलार्ज करके देखेंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप वापस आ गया, ये क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए, न्यूक्लियोलस वापस आ गया, हर एक के बाद एक एक सेंट्रियोल है, क्रोमैटिन में चेंज हो जाएंगे अभी ये, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लीवेज फरोज थी वो डीपन हो जाएगी। अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। तो टीलोफेज मार्क्स द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस स्टेज, और टीलोफेज के एंड होने पे साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है आफ्टर टीलोफेज एंड्स, ठीक है। सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन to cytokinesis, which is the last topic. Okay, so yes, cytokinesis क्या कहता है हमें, cytokinesis ये कहता है कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जैसे कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन हुई थी, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि जो ऊपर वाली लास्ट पिक्चर में अगर हम देखें तो ऊपर पूरे 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं, क्लीवेज फरो स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म होना। अब साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है और पूरा सेल है
वो फर्दर क्या होता है, डिवाइड होता है और 2 डिस्टिंक्ट सेल्स जो है वो बना देता है। तो क्लीवेज फरो जो है वो डीपन होती है और टोटली एनिमल सेल्स में 2 डॉटर सेल्स के अंदर सेपरेट हो जाती है। अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो सेल प्लेट है वो अंदर से फॉर्म होना स्टार्ट करती है एंड फिर 2 हिस्सों में सेल टूट जाता है। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस माइटोसिस, व्हाई माइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर हम माइटोसिस के बारे में बात करें तो माइटोसिस इज यू कैन से डिप्लॉयड सेल्स इसमें फॉर्म होता है। तो इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। जितने पहले क्रोमोसोम्स थे उतने ही हमारे रिजल्टेंट में आएंगे, लेकिन मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो सबसे पहले व्हाई इज माइटोसिस इम्पॉर्टेंट, तो ग्रोथ के लिए चाहिए, इंक्रीज साइज के लिए चाहिए, क्योंकि न्यू सेल्स और टिश्यूज जो है हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। रिपेयर करने के लिए चाहिए डैमेज सेल्स का, ठीक है। उसके बाद वाउंडेड टिश्यूज़ का रिपेयर करने के लिए चाहिए। फिर ओल्ड एंड डेड सेल्स की रिप्लेसमेंट करने के लिए, जैसे ब्लड सेल्स हो गया, एपिडर्मल सेल्स हो गया, इनकी रिप्लेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन जो क्या कहते हैं हमारे अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा, यीस्ट, उनको जब 2 में डिवाइड होना होता है, उनको जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने होते हैं, तो दैट इज़ बाय द माइटोसिस प्रोसेस। एंड लास्ट में मेंटेन्स सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स। तो जितने पहले थे उतने ही बाद में होंगे आफ्टर सेल डिवीजन, जिसे हमने कहा था इक्वेशनल डिवीजन, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट, so now we are going to talk about the last topic for the day, that is differences of mitosis plant cell और animal cells में। तो क्या मेन डिफरेंस आता है अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बात करें, तो प्लांट सेल्स में एस्टर फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती, जबकि एनिमल सेल्स में एस्टर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस जो लास्ट स्टेज है माइटोसिस का, वो होता है बाय सेल प्लेट, और सेल प्लेट जो है वो सेंटर ऑफ द सेल से स्टार्ट करती है फॉर्म होना और मेम्ब्रेन की तरफ एक्सटेंड करती है। जबकि साइटोकाइनेसिस का जो लास्ट स्टेज है उसमें एनिमल सेल्स में फरो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और वो बाहर से स्टार्ट होती है, आउटसाइड और अंदर को जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन कहाँ पे माइटोसिस कहाँ पे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, जो कि 2 मेन रीजंस के लिए है। टिप्स पे लेंथ को इंक्रीज करने के लिए और गर्थ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए। अदरवाइज अगर हम बात करें एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी माइटोसिस होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्पिंडल फाइबर्स, जो प्लांट सेल में वो एक ऑर्गेनेली होती है, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसकी हेल्प से फॉर्म होते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स और एसिड्स, मोस्ट स्पेसिफिकली कहें तो सेंट्रोसोम की वजह से फॉर्म होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट कब होती है? कंप्लीट होती है मेटाफेज में, जब वो जाके अटैच कर जाती है टू सेंट्रोमेयर। Okay, and then the last question is, best stage to study the morphology of chromosomes is dash, because they are shortest and thickest here. तो morphology का मतलब will be to study the structure and shape, क्या कह सकते हो, और साथ साथ इसमें आपको हिंट मिलेगा that is karyotype वाला। तो कैरियोटाइप कब हम लेते हैं? सो वी डिस्कस दिस कि ये मेटाफेज में, क्योंकि बहुत क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं और साथ में शॉर्टेस्ट और थिकेस्ट होते हैं इस पॉइंट पे। तो वी कम विद दिस एन एंड फॉर दिस लेक्चर। सो आज की वीडियो में दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट चंक ऑफ द चैप्टर, दैट वाज सेल साइकिल एंड डिवीजन। अब लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग मियोसिस, जिसमें वी विल बी डूइंग रिडक्शनल डिवीजन।
जहाँ पे सेल में अगर स्टार्टिंग में 46 क्रोमोसोम थे तो डिवीजन के बाद 23 हो जाएंगे। वेयर एज अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे थे तो अगर स्टार्टिंग में 46 हैं तो वो डिवीजन के बाद भी 46 और 46 ही रहेंगे, राइट? So that's it for all today, and we'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye and take care, and keep watching and keep learning. Bye guys and bye.